प्रस्तुत है लोकवाणी, आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज लोकवाणी कार्यक्रम का 17वां पायदान है, अर्थात 17वीं कड़ी का प्रसारण हो रहा है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सियान मन, दाई मन, दीदी मन, बेटी बेटा सबो संगवारी मन ला मोर डहर ले जय जोहार। आप मन के सहयोग और माया के कारण हमार लोकवाणी ह सरलगा आगू बढ़त है। एकर माध्यम ले आपके मन के गोट बात ला सुनथो तो मोला बने लागथे और कुछ नवा करे के प्रेरणा घलोक मिलथे। एकर बर आप सबो मन ला धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकवाणी का ये प्रसारण ऐसे कठिन समय में हो रहा है कि एक ओर हमारे सुदूर बीजापुर जिले में नक्सलवादी हमले से बड़ा नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश और दुनिया की तरह छत्तीसगढ़ में भी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बन गई हैं। सबसे पहले कृपया आप इन चुनौतियों पर अपने विचार रखें। निश्चित तौर पर बीजापुर में नक्सली हिंसा की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना में सीआरपीएफ तथा राज्य पुलिस बल के हमारे साथी हताहत हुए। जिन वीर जवानों की शहादत हुई है उन्हें मैं अपनी ओर से तथा राज्य के 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत ही बहादुरी के साथ नक्सलियों से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। मैं अमर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। भगवान उनके परिजनों को यह गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हमारा संकल्प है इन अमर शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार की मदद से निर्णायक अभियान जारी रखा जाएगा। इस घटना को अपनी आंखों से देखने और मुकाबला करने वाले घायल जवानों से हमारी मुलाकात हुई। मैंने उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखी है। मैं बताना चाहता हूं कि इस घटना के बावजूद हमारे वीर जवानों का हौसला कम नहीं हुआ है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि नक्सलवादी हिंसा में शहीद हुए हमारे वीर जवानों के परिवारों के दुख में सहभागी बने। राज्य सरकार ने प्रत्येक शहीद परिवार को 80 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा उनके आश्रितों को नौकरी दिलाने की पहल की है। यह कर्तव्य निर्वाह का एक छोटा सा प्रयास है। मैं चाहूंगा कि आप सब निजी तथा सामाजिक रूप से शहीद परिवारों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करें। निश्चित तौर पर नक्सलवादी हिंसा हमारे महान संविधान और लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। ऐसी अराजक और हिंसक विचारधारा को सब समाज में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसके खिलाफ हम वैचारिक राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जन विकास ही हमारा एजेंडा है। निश्चित तौर पर नक्सली हिंसा से निपटने के लिए सैन्य उपाय तो जरूरी है ही, लेकिन किसी भी स्तर पर ऐसी अराजक विचारधारा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों, सिद्धांतों और तौर तरीकों पर विश्वास करते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नक्सलवादी हिंसा का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसके लिए मैं आप सबके सहयोग और समर्थन की अपील भी करता हूं। जहां तक कोरोना या कोविड-19 की दूसरी लहर के देश, दुनिया और प्रदेश में बढ़ते प्रकोप का विषय है, तो मेरा मानना है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए हमें बहुत संयम, धीरज, सावधानी तथा कड़े सुरक्षा उपायों की जरूरत है। राज्य सरकार द्वारा स्थिति का मुकाबला करने के लिए जांच, उपचार, टीकाकरण तथा जागरूकता अभियान चलाने जैसी सारी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन यह मामला सिर्फ संसाधन और कानून व्यवस्था के सहारे सफलता हासिल करने का नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि कोरोना वायरस किस प्रकार फैलता है, इसे किस प्रकार नियंत्रित रखा जा सकता है। सावधानी बरतने में कोताही करने से न सिर्फ व्यक्ति बल्कि उसका परिवार और उसके संपर्क में आने वाले अनेक लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जितना अधिक संभव हो उतना अधिक घर पर रहें। अलग अलग जिलों में जिस तरह से नियंत्रण के प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं उसमें सहयोग प्रदान करें। सार्वजनिक तथा निजी सुरक्षा के उपायों का पूरी तरह से पालन करें। पात्रता के अनुसार टीका लगाने में किसी तरह का भ्रम नहीं रखें।
बिल्कुल स्पष्ट माने कि टीकाकरण एक सुरक्षित उपाय है और पात्रता अनुसार सभी को अनिवार्य रूप से टीका लगवाना है। जिन्होंने पहला डोज ले लिया है वे दूसरे डोज का ध्यान रखें और किसी भी स्थिति में दूसरे डोज की अवहेलना न करें। टीका लगाने से संक्रमण की तीव्रता तथा क्षति में कमी आती है, पर पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए टीका लगाने के बाद भी सुरक्षा उपायों का पालन करते रहें। मास्क लगाना, साबुन पानी से बार बार हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना, अपनी निजी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टरों के परामर्श से विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक का उपयोग, गर्म पानी के गरारे करना, भाप लेना आदि उपाय करते रहें। भीड़ में जाने से बचें, अर्थात फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करें। विभिन्न समाजों तथा संगठनों के प्रमुख लोगों, विशेषज्ञों से परामर्श के बाद जिला प्रशासन द्वारा अपने अपने जिले में लॉकडाउन की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा जो भी उपाय किए जा रहे हैं वे सब आपकी सुरक्षा के लिए है। इन सभी उपायों को पूरी गंभीरता के साथ अपनाएं। पिछले दौर में आपने देखा कि आप सबके सहयोग तथा सुरक्षा उपायों को अपनाने से कोरोना संक्रमण में काफी हद तक कमी आई थी। हम सब मिलकर एक बार फिर पूरी गंभीरता से सुरक्षा के उपाय करें तो हम फिर कोरोना से निजात पा सकते हैं। यह समय किसी भी तरह से दहशत अथवा गलत जानकारी फैलाने का नहीं है, बल्कि समझदारी से मानवता की सेवा करने का है। आप अपना ध्यान रखकर बेहतर तरीके से यह काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकवाणी की इस 17वीं कड़ी के लिए विषय रखा गया था नया बजट नए लक्ष्य। हमारे बहुत से श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं जिन्होंने आपका बजट भाषण सुना था, पढ़ा था, लेकिन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं कुछ विचार। सर जी, मैं नर्मदा धाम सुरसुली जिला वालों से कैलाश यादव बोल रहा हूँ। जो इस वर्ष का जो नया बजट पेश किया गया है, सभी वर्ग के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। खेतों को सड़कों तक जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री धर्षा योजना शुरू की जाएगी। किसान भाई की सुविधा के लिए 11 तहसील 5 SDM ऑफिस खोला जाएगा। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा हेतु 3 मेडिकल कॉलेज, 6 नवीन महाविद्यालय एवं बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर के नाम से विशेष पुलिस बल का गठन किया जाएगा। छात्रावास आश्रमों में महिला एवं छात्रावास की सुविधा के लिए महिला होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। स्वच्छता दीदियों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा और मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा मिलेगा। तो इस प्रकार की घोषणा से माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई। मेरा नाम तोरन साहू है, राजीव विधानसभा से ग्रामारंभ से हूँ और मेरे मंत्री जी से यह सवाल है कि योजना लाया है, अभी बजट में पेश किया है कि भूमिहीन परिवारों को भी न्याय योजना के तहत राशि देंगे, तो ये कौन से माध्यम से इसको मिलेगा बजट में जो कि पेश किए हैं? बुलाकी वर्मा रायपुर बोल रहा हूँ। हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जिला जय जोहार करत हूँ। जब से प्रदेश में आपकी सरकार बनी है तब से हम किसान भाई और हमारे परिवार के सदस्य चिंता मुक्त हो गए हैं। आर्थिक मंदी और कोरोना संकट के दौर में भी आपने जिस तरह से हम किसानों को आर्थिक सहायता दी वह बहुत साहस का काम था। इसके लिए आपको साधुवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना की भयंकर महामारी के बीच भी आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर हम 19 लाख किसानों के खाते में 5,628 करोड़ रुपए का भुगतान किया और वादा निभाकर किसानों का दिल और विश्वास जीता है। नए बजट में फिर आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बजट प्रावधान किया है। कृपया इस संबंध में बजट प्रावधान तथा किसानों के लिए आगे और भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद कैलाश यादव जी, तोरन साहू जी, बुलाकी वर्मा जी। मुझे खुशी है कि बजट के बारे में बहुत सी बातें आप लोगों तक पहुंच गई है। 2 महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों ने किए हैं। एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में है, दूसरा भूमिहीन परिवारों को न्याय योजना के बारे में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न फसल लेने वाले किसान भाइयों को किसी न किसी तरीके से सशक्त बनाना है। पहले साल हमने 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान किया। दूसरे साल समर्थन मूल्य पर खरीदी के नियम के अनुसार समर्थन मूल्य का भुगतान किया और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना आदि फसल लेने वाले लगभग 19 लाख किसानों को 5,628 करोड़ का भुगतान किया गया। इस साल हमने 20,53,000 किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है, जो प्रदेश के इतिहास में धान खरीदी का सबसे बड़ा कीर्तिमान है। इस वर्ष भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को नगद सहायता देने के लिए 5,703 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है।
इसके अलावा चिराग योजना के तहत 7 आदिवासी बहुल्य जिलों और मुंगेली जिले के 14 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा व किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। किसानों को बिना ब्याज ऋण देने के लिए इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष्य 5,900 करोड़ रुपया ऋण वितरण का रखा है, जिसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। किसानों को रियायती तथा निःशुल्क बिजली देने के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोलर पंपों के लिए 530 करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो लगभग 35,000 लंबित सिंचाई पंप कनेक्शन देने का काम भी पूर्ण किया जाएगा, जिसमें करीब 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उद्यानिकी फसलों के विकास के लिए अनुदान सहायता पर 495 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। मैं चाहूंगा कि किसानों की जेब में जो पैसा डाला जा रहा है वह उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और खुशहाली में लगे। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों की सहायता हेतु नवीन न्याय योजना का उद्देश्य भूमिहीन श्रमिकों को नियमित आय सुनिश्चित करना है। इस संबंध में विस्तृत नियम बनाए जा रहे हैं। हमने न्याय को जरूरतमंद तबकों के आय से जोड़ा है, क्योंकि एक निश्चित आय मिलने से ही किसी व्यक्ति का जीवन संवारा जा सकता है। एक सवाल गोधन न्याय योजना के बारे में भी पूछा गया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने का काम जारी रहेगा। गोबर खरीदी पर हमने राज्य सरकार की तरफ से हालांकि लगभग 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, लेकिन मुझे यह कहते खुशी है कि गौठानों के माध्यम से स्व सहायता समूहों ने वर्मी खाद उत्पादन तथा बिक्री, गोबर दिया निर्माण आदि कार्यों से लगभग 950 करोड़ रुपए की आय प्राप्त की है। वैसे तो हमारा प्रयास है कि स्वावलंबी गौठानों का विकास तेजी से हो, लेकिन गौठान योजना के लिए बजट में 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे गौठानों की गतिविधियां बेहतर ढंग से संचालित होती रहे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और ग्रामीण अंचलों में एक नए तरह की चेतना दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह है वहाँ के स्थानीय संसाधनों और अवसरों पर नए प्राणों का संचार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस बदलाव की शुरुआत 2 साल पहले की थी, उसके असर और नई उम्मीदों के बारे में आइए सुनते हैं कुछ लोगों के विचार। मैं जगदलपुर से हेमंत कश्यप बोल रहा हूँ। लोकवाणी के माध्यम से आपने जनता से सीधी बात करने की जो प्रणाली अपनाई है, उसका काफी अच्छा असर हो रहा है। आपकी मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ जनमन के फरवरी-मार्च के अंक में बस्तर के बदलाव के बारे में काफी विस्तार से कवर किया गया है। एक पत्रकार होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगा कि बस्तर के बदलाव को जनमन पत्रिका ने उचित जगह मिली है। मुख्यमंत्री जी, आपके वर्ष 2021-22 के बजट में एक बार फिर अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी अंचल और वनांचल सहित ग्रामीण क्षेत्र के हित में बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सिम मार्ट स्टोर वास्तव में अपने तरह की एक शानदार पहल है, लेकिन बजट की इन योजनाओं पर अमल कैसे होगा? इसके अलावा आदिवासी अंचलों के लिए बजट में और क्या प्रावधान है, कृपया इस बारे में जानकारी देने का कष्ट करें। आपने लोकवाणी के माध्यम से बजट को लेकर लोगों की जिज्ञासा शांत करने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं मीनकेतन राणा माटी शिल्पी कला से जुड़ा व्यवसाय करता हूं। छत्तीसगढ़ के बजट में शिल्पकारों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे उनके आजीविका चल सके। ऐसे में शिल्पकारों के लिए क्या किए जाएंगे जिससे उनके रोजगार के साथ आय का साधन बना रहे? धन्यवाद, प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय जोहार। मैं रायगढ़ से गौरव सलूजा मछली पालन का व्यवसाय करता हूं। हमें यह बात आपके बजट से जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मछली पालन को आपके द्वारा कृषि का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिससे कि हमें कृषि का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात क्या क्या लाभ मिलेंगे, इसका मार्गदर्शन देने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी सादर नमस्कार। मैं परमेश्वर चक्रधारी भानुप्रतापुर बासला से बोल रहा हूँ। मैं कुम्हार हूँ और मिट्टी शिल्प में कलाकृतियाँ और मिट्टी के बर्तन का निर्माण करता हूँ। रजककार विकास बोर्ड गठन की बात मैंने सुनी है। बजट में आपने इसकी घोषणा की है और ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे समाज का इस वोट से कैसे भला होगा और हमें रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त होंगे। हेमंत कश्यप जी, मीन केतन राणा जी, गौरव सलूजा जी, परमेश्वर चक्रधारी जी, बस्तर में बदलाव की सबसे बड़ी जरूरत वहाँ के लोगों के स्वाभिमान को वापस लौटाने तथा स्वावलंबन दिलाने की थी। आदिवासी समाज की जिंदगी को समझने की थी। सारे संसाधन उनके आसपास होते हुए भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसकी शुरुआत हमने की। 2 साल पहले तक मात्र 7 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर होती थी। हमने उसे बढ़ाकर 52 तक पहुंचा दिया। तेंदुपत्ता संग्रहण को उनकी आय का मुख्य जरिया बताया जाता था, लेकिन ले दे के वर्ष 2018 तक मात्र 2500 रुपये प्रति मानक बोरा मजदूरी दी जाती थी। हमने आते ही इसे बढ़ाकर 4000 प्रति मानक बोरा कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पर वन अधिकारों के दावे खारिज करते हुए बहुत बड़ी आबादी को बहुत बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया था। हमने निरस्त दावों की समीक्षा कराई और बहुत बड़े पैमाने पर वन अधिकार पट्टे दिए। इस तरह आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि परंपरागत वन निवासियों को भी उनके अधिकार दिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। हमने वनों की तरह ही ग्रामीण अंचलों में भी परंपरागत रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया। आज मैं यह कह सकता हूँ, हमने 2 साल में एक ऐसी संरचना बना ली है जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी सहित आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को तत्काल सहायता मिले, उनकी जेब में नगद राशि जाए जो उनकी क्रय शक्ति के साथ उनका स्वावलंबन बढ़ाए, साथ ही उनके भीतर उद्यमशीलता का विकास करे। हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, वनोपज तथा हाथ की कला से बहुत ही उम्दा वस्तुएं बनाने की परिपाटी है। परंपरागत ज्ञान के रूप में ये चीजें आज भी जनमानस में हैं। इसे बढ़ाने के लिए हमने कुछ नए फैसले लिए हैं। शहरी क्षेत्रों में पौनी पसारी योजना की तर्ज पर एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का प्रावधान नए बजट में किया गया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे ढेंकी का कूटा चावल, घानी से निकला खाद्य तेल, कोदो, कुटकी, मक्का से लेकर सभी तरह के दलहन फसलें, विविध वनोपज जैसे इमली, महुआ, हर्रा, बहरा, आंवला, शहद एवं फूल झाड़ू इत्यादि व वनोपज से निर्मित उत्पाद तथा टेराकोटा, बेल मेटल, बांस शिल्प, चर्म शिल्प, लौह शिल्प, कोसा सिल्क तथा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसे सभी सामग्रियों को एक ही छत के नीचे विपणन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य एवं राज्य के बाहर सी मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी जो विशिष्ट छत्तीसगढ़ी ब्रांड के रूप में मशहूर होंगे। योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। 2 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि कितने प्रकार के लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सकता है। चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 112 करोड़ रुपए के लागत के 4,74,000 क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया गया। ट्राइफेड नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज क्रय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम है। नए बजट में हमने घोषित किया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में कोदो, कुटकी एवं रागी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्य लघु वनोपज की भांति उपार्जित किया जाएगा। इसके अलावा 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2021-22 के बजट में इस हेतु 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। विशेष केंद्रीय सहायता पोषित स्थानीय विकास कार्यक्रमों हेतु 359 करोड़ रुपया तथा आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा के विकास हेतु 170 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कुछ साथियों ने मछली पालन, लाख पालन, कर्मकार विकास बोर्ड को लेकर भी सवाल किए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मछली पालन और लाख पालन को कृषि के समकक्ष दर्जा देने से इस क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों को संबल मिलेगा। कृषि का दर्जा मिलने से इन्हें ब्याज रहित ऋण तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमने राज्य में उपलब्ध जल क्षेत्रों में से 95% जल क्षेत्र का उपयोग 2 लाख से अधिक मछुआरा परिवारों को बेहतर आय दिलाने के लिए किया है। परंपरागत मछली पालन करने वालों के अलावा अन्य लोग तथा युवा अब इस काम में जुड़कर अपना भविष्य बना सकते हैं। तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड तथा रजककार विकास बोर्ड के माध्यम से परंपरागत कर्मकारों के कल्याण के कदम उठाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बजट में महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जो प्रावधान किए हैं उनसे संबंधित जिज्ञासाओं के बारे में आइए सुनते हैं कुछ लोगों के विचार। जय जोहार मुख्यमंत्री जी, मैं किरणमयी नायक, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बोल रही हूँ।
छत्तीसगढ़ के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में महिलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी कई तरह के अभावों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में परिवार के अन्य सदस्यों की बेहतर देखभाल करते हुए महिला सदस्यों को ही सबसे ज्यादा समझौता करना पड़ता है। हमें खुशी है कि आपने एक के बाद एक ऐसे अनेक फैसले लिए हैं जिनसे महिलाओं को घर चलाने में मदद मिली और आर्थिक मजबूती भी मिली। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में आपने महिलाओं की सेहत का ध्यान रखा। 2 वर्षों में शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण किया। सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण से लेकर बिजली बिल हाफ तक की योजना से महिलाओं को काफी मदद मिली है। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज आपने अभी किया है कि नए बजट में आपने दूसरी संतान बेटी होने पर कौशल्या योजना के माध्यम से 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की नई पहल की है। कृपया इस नई योजना के बारे में बताइए ताकि हमारी बहनें बेटियां इसका लाभ ले सकें। जय जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश सिन्हा, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ राज्य, आपको आपके बजट में किए गए स्वास्थ्य के प्रावधानों के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इसका जो प्रावधान है उसे बढ़ाया जाएगा, जिससे एक जो उम्मीद थी कि दूरस्थ अंचलों और ग्रामीण अंचलों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार हो सके। आपने कुछ जो नवोदय प्रयास किए हैं स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ अंचल ले जाने के लिए, वो काफी प्रशंसनीय है और आशा करते हैं कि बजट में और भी प्रावधान होंगे जिससे कि हमारे राज्य के स्वास्थ्य के स्तर और विकास में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस बार का बजट बेहतरीन था। खास करके 52 अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो खोले जा रहे हैं और आगे चल के 112 और खोले जाएंगे, ये एक बेहतरीन पहल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बच्चे अंग्रेजी में पिछड़ने की वजह से माना जाता था कि ये नौकरियों के लायक नहीं है। इस धारणा को कम से कम हम अगर अलग कर सकते हैं और बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अच्छी शिक्षा दे सकते हैं तो बेहतरीन पहल होगा। वो रोजगार के लिए भी बेहतर तैयार हो सकते हैं। दूसरा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो पृथक महाविद्यालय खोलने का जो पहल है वो बेहतरीन है। कुछ तो आप लोगों ने सोचा है महिलाओं के बारे में। तीसरा है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जो उपलब्ध होंगे वो इस बजट में जिसका प्रावधान है और नई शिक्षा नीति के तैयारी के हिसाब से भी कौशल उन्नयन का जो प्रावधान है, ये बेहतरीन पहल है। इनको आगे किस तरह से हम जारी रख सकते हैं, इस बारे में आपसे जानना था बस। धन्यवाद। धन्यवाद किरणमयी जी, आपने कौशल्या मातृत्व योजना के बारे में पूछा। मैं बताना चाहता हूं कि सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना में जो भी पात्र हितग्राही हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। हमने यह देखा है कि प्रथम संतान यदि बेटा बेटी हो तो उसके लिए तो योजना है, लेकिन दूसरी संतान बेटी होने पर ऐसी कोई योजना नहीं थी जिससे बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन मिले। इसलिए हमने माता कौशल्या के नाम से योजना बनाई। छत्तीसगढ़ से भगवान राम और माता कौशल्या के अटूट रिश्ते को याद करते हुए योजना का नामकरण किया गया। इस योजना के करीब 1 वर्ष में 24,000 प्रसूता बहनों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर महेश सिन्हा जी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट प्रावधानों की चर्चा की है। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा पूरा जोर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन पर है। वहां आधुनिक सुविधाओं के विकास पर है। इतना ही नहीं, सरकारी क्षेत्र में हम 4 मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं। 3 मेडिकल कॉलेज कांकेर, कोरबा और महासमुंद में नए खुलेंगे तो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग का शासकीयकरण किया जाएगा। रामानुजगंज में 100 बिस्तर, नवा रायपुर में 50 बिस्तर, ग्राम सन्ना जिला जसपुर, सिवरी नारायण जिला चांपा जांजगीर, रिसाली जिला दुर्ग में 30-30 बिस्तर के अस्पताल खोलने तथा 37 स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना, हमर लेब योजना आदि के माध्यम से हम जन जन तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचा रहे हैं। जवाहर सूरी शेट्टी जी, मुझे खुशी है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सुविधाओं के विस्तार के हमारे प्रयासों को आप जैसे शिक्षाविद करीब से देख रहे हैं। हमने जिन योजनाओं का उल्लेख किया है उसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान भी किया है। इस योजना के क्रियान्वयन पर शासन और प्रशासन पूरा ध्यान दे रहे हैं, अतः मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम सफल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे श्रोताओं को अधोसंरचना विकास की भी चिंता है। आइए सुनते हैं कुछ लोगों के विचार। महासमुंद जिला गिरधारी लाल नायक बोल रहा था, विकास खंड बसना, ग्राम लोहड़ीपुर से बोल रहा था। मुख्यमंत्री सड़क योजना में सरकार का आगे बजट किया है, क्योंकि मैं रुर्बन ग्राम पंचायत होते हुए भी आज तक वहाँ पक्की रोड नहीं बनी। प्रावधान होना चाहिए बजट में, उनको चिन्हांकित किया जाना चाहिए। रुर्बन ग्राम पंचायत होते हुए भी आज तक वहाँ तक पक्की रोड नहीं पहुँच पाई।
हाँ सर, नमस्कार सर। मैं भाटापारा विधानसभा सिमगा ब्लॉक से बोल रहा हूँ सर, हीरालाल साहू। मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार सर। माननीय भूपेश बघेल जी को मैं अपने गांव के लिए सड़क का मांग करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत साहू बोल रहा हूँ सर। मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ और एक युवा साथी हूँ। नया बजट नया लक्ष्य में मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये बेरोजगारी पर युवा लोगों के लिए इस बजट में क्या लक्ष्य रखा जा रहा है, और ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग पर भी हमारा अच्छा उज्जवल भविष्य है। इस पर ही आप महोदय ध्यान देने की कृपा करें। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाएं ताकि बेरोजगार साथियों का बहुत हद तक आर्थिक मदद मिल सके। धन्यवाद सर। गिरधारी लाल नायक जी, हीरालाल साहू जी, चंद्रकांत साहू जी, मुझे अच्छा लगा कि हमारी नई पीढ़ी अधोसंरचना विकास और अपने कैरियर को लेकर बात कर रही है। हम सजावटी और दिखावटी अधोसंरचनाओं पर विश्वास नहीं करते, बल्कि सुविधा विहीन अंचल का अभाव जल्दी से जल्दी दूर करने पर विश्वास करते हैं। जवाहर सेतु योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना के साथ ही राम वनगमन परिपथ का विकास, नदी तट वृक्षारोपण, विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना, सड़क सुरक्षा निर्माण योजना आदि के लिए हमने बजट प्रावधान रखा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से 45,48,000 ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन, नगरीय क्षेत्रों में जल आवर्धन योजना, मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के माध्यम से गौठानों में नलकूप खनन के लिए पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। 5 वर्षों में सिंचाई क्षमता दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास, स्काडा योजना, शहरी विद्युतीकरण योजना, मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी अधोसंरचना हर क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध हो जाए। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना, ऑनलाइन सेवाओं के विकास के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। इनके लिए बजट प्रावधान भी किया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा स्वयं को शिक्षण व प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार रखें। आपके रोजगार व स्वरोजगार के सारे रास्ते खोलने के लिए हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्थानीय उद्योगों का भी सहयोग लेने की रणनीति अपनाई जा रही है। हमारा बजट हमारे विचारधारा के अनुसार न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला है। इसमें कोरोना काल के सबक, ग्लोबल इंसानियत तथा लोकल संसाधनों से स्थानीय लोगों के सशक्तिकरण पर जोर है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। श्रोताओं, लोकवाणी का आगामी प्रसारण 9 मई 2021 को होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री पानी बचाने के उपायों, उपलब्धियों और सुझावों पर आम जनता से चर्चा करेंगे। आप इस विषय पर अपने विचार, सुझाव और सवाल दिनांक 27, 28 और 29 अप्रैल 2021 को दिन में 3 बजे से 4 बजे के बीच फोन करके रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर है 0771 के बाद 2430-501, 2430-502 और 2430-503। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार, जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे लोकवाणी।